नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 के तहत आज की तीसरी कड़ी में आपका देखते हैं 35+ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में हल करेंगे और जिस क्वेश्चन का व्याख्या करने बनेगा उसका व्याख्या भी करते हुए चलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, हिंदी उर्दू मिश्रित है हिंदुस्तानी भाषा का रूप। चारों ऑप्शन एक बार आप देख सकते हैं और यह पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है और उस आधार पे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें परीक्षा का पैटर्न एक तरीके से पता होता हुआ चले। व्याख्या में भी देखना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से यदि व्याख्या देख लेते हैं तो 2-3-4 और क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं या वह कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। हिंदुस्तानी शब्द कभी उर्दू तथा कभी हिंदी एवं कभी दोनों के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार विशुद्ध हिंदी और उर्दू या मुअल्ला की एक दरमियानी सूरत का नाम हिंदुस्तानी कहा जाता है। डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार हिंदुस्तानी मुख्य रूप से दोआब की भाषा है, अतः हिंदुस्तानी का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित के लिए किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिमी हिंदी ऑप्शन है बांगरू, ब्रज, कन्नौजी या फिर छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका है सही जवाब। सही जवाब इसका क्या है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी नहीं है। इसके अलावा बांगरू, ब्रज और कन्नौजी आपका पश्चिमी हिंदी है। और यह छत्तीसगढ़ी कहाँ का है? पूर्वी हिंदी का है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का है। यहाँ पे हम सभी व्याख्या देख सकते हैं। बार बार यहाँ से आपको मतलब यह अपभ्रंश है, उपभाषा है और बोली है। जैसे शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश के तहत आपका जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है उसमें आपकी खड़ी बोली जिसे करवी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या फिर बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी यहाँ पे आती है। वहीं शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश के तहत ही राजस्थानी हिंदी में आपका पश्चिमी हिंदी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी में मालवी। यानी कि ऐसे जब ऐसे मान लीजिए पूरब, इधर पूरब है तो इधर जयपुरी है, पश्चिम में आपका मारवाड़ी है, इधर मारवाड़ी, ऊपर की तरफ उत्तर में आपका मेवाती है और दक्षिण में मालवी है। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली हिंदी की बोलियां आती हैं। गुजराती में गुजराती ही आएगा। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश है, इसके तहत उपभाषा पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसके बाद जो मागधी भाषा है नहीं कि पूरा बिहारी आपकी मागधी आपकी उपभाषा है। इसके तहत जो बोलियां हैं बोलियां जो है भोजपुरी, मगही और मैथिली है। मागधी के तहत ही आपकी जो उपभाषा है बंगला, उड़िया और असमिया आती है। यानी बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया सब मागधी के तहत है। और बिहारी की उपबोलियाँ बिहारी की बोलियाँ कौन कौन है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। पैसाची जो है, पैसाची अपभ्रंश के तहत लहंदा और पंजाबी आती है, पंजाब वाला इलाका। ब्राचड़ के तहत सिंधी आती है। महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है उसके तहत मराठी उपभाषा आती है। अगला है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान में इस समय कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं के नाम यहाँ पे दिया गया है। असम, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। मतलब ये एक चीज़ यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी भारत के संविधान में के 22 भाषाओं में नहीं है, या निम्नलिखित में से संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से कौन नहीं है। तो इसीलिए इसका सभी का नाम याद रखना जरूरी है। एक चीज़ और याद रखें कि राजस्थानी और अंग्रेजी यह भारत के संविधान में नहीं है। अगला है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है स्वनिम विज्ञान से है ग्रीम नियम का संबंध। ग्रीम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रीम है। यह 1882 में प्रकाशित हुआ था। इस नियम का संबंध भारोपी स्पेसों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रीम नियम बालाघात पर आधारित है। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है
हैदराबाद, कोची, बेंगलोर और मद्रास। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास, जिससे कि वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई मद्रास में है। मैसूर हिंदी प्रचार परिषद का मुख्यालय बेंगलोर में है। मैसूर मतलब कर्नाटक, आधुनिक नाम कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तो यहाँ का मुख्यालय भी आपका बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका से है, नायक नायिका भेद से है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई या फिर भंवर गीत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि रसमंजरी जो नंददास की रचना है, इसका संबंध नायक नायिका से है। रसमंजरी 1550 में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेद और अपभेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। देखिए पत्रिका है ये आपकी, क्या है? पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। पत्रिका के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ पे प्रमुख पत्रिका देख लेते हैं। आनंद कादम्बिनी 1881 की, इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। और नागरी नीरद के भी, नागरी नीरद 1893 का है। ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र है, ब्राह्मण 1883 का है। इधर भी देखिए, देख के चलते इधर भी देखते हुए चलिएगा कि उसका प्रकार क्या है, साप्ताहिक है, मासिक है, पाक्षिक है, वार्षिक है, कैसी है और कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आनंद कादम्बिनी के साप्ताहिक है मिर्ज़ापुर से। नागरी नीरद भी आपका साप्ताहिक मिर्ज़ापुर से। ब्राह्मण 1883 प्रताप नारायण मिश्र का है, मासिक कानपुर से प्रकाशित होती है। कवि वचन सुधा 1868 का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों प्रकार की निकलती थी काशी से। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 का, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक है। यह मासिक और यह भी बनारस से निकलती थी। काशी, बनारस, वाराणसी सब एक ही है। अगला है बाल बोधिनी 1874 का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। यह मासिक, यह भी आपकी काशी बनारस से। अगला क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठाकुर श्रीनाथ सिंह है दीदी पत्रिका के संपादक, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। और पत्रिकाओं के देखते हैं। दीदी 1939 में प्रकाशित, ठाकुर श्रीनाथ सिंह इसके संपादक। प्रताप 1913 का है, 1939 का है दीदी। प्रताप 1913 का है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक है। ब्राह्मण 1883 का है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है? ऑप्शन है पथिक, बाज श्रवा के बहाने, मगध और पहाड़ पर लालटेन। तो इसका सही जवाब है बाज श्रवा के बहाने कुंवर नारायण का नहीं है, जबकि पथिक, मगध और पहाड़ पर लालटेन ये सब आपका कुंवर नारायण का है। तो यह किसका है? यदि कुंवर नारायण का नहीं है तो किसका है? किसका है? बाज श्रवा के बहाने, पथिक, मगध, क्या गलत दे दिया क्या? 1 मिनट यार, क्या दिया है यहाँ पे? टू 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 कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो यहाँ है बाज श्रवा के बहाने, ठीक है। तो फिर से इसको देखते हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में यदि गलती हुई तो फिर इसको हम सही करते हुए फिर से पढ़ते हैं। कौन सी रचना, देखिए यहाँ पे है या फिर नहीं है, यह हमें ध्यान से पढ़ना है। तो कुंवर नारायण की कौन सी रचना है? बाज श्रवा के बहाने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन हुआ, इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। हो जाता है कभी कभी, किसी से भी हो सकता है। तो बाज श्रवा के बहाने कब की रचना है? 2008 का, कुंवर नारायण का है। पथिक 1920 का है, रामनरेश त्रिपाठी का है। मगध के रचनाकार श्रीकांत वर्मा है। पहाड़ पर लालटेन के मंगलेश डबराल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बुल्ला साहब, बुलाल साहब, पलटू साहब, संत साहब। तो इसका सही जवाब है पलटू साहब, आपका बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। बाबरी पंथ की प्रवर्तक बाबरी साहिबा थी। बुल्ला साहब, बुलास साहब, संत साहब इसी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि पलटू साहब
जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सतनामी या फिर सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। अगला क्वेश्चन है, कब को तेरह दिन है होत न श्याम सहाय, हमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगनायक जय बा। इस दोहे में कवि हैं, कौन कवि है इस दोहे के? इस दोहे के कवि हैं आपके इस दोहे में कवि क्या करता है? शिकायत करता है। क्या करता है? शिकायत करता है। अगला है, जनगण मन अधिनायक जय, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन है। तो नागार्जुन का हमने देखा, इसके अलावा भी देख लेते हैं और दो तीन कवियों के कुछ पंक्तियाँ। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। यह किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। यह किसका है? सुदामा पांडे धूमिल का, जिनका नाम सुदामा पांडे, बाद में धूमिल नाम मिला। नो 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 कहाँ गया यार? मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई। यह किसका कथन है? केदारनाथ सिंह का। अगला है, सबंगी रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रज्जब की। आगे है सबंगी, मतलब ना सबंगी रचना किसकी है? तो यह रज्जब की है। ऑप्शन नंबर डी, सबंगी रचना किसकी है? रज्जब की है। सबंगी रज्जब की रचना है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगबंधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? कब हुई थी? 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में, मतलब वहीं 35-36 में पेरिस में एम फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन से हुआ। भारत में कब हुई? वहाँ पे मतलब कि पहली बार कब हुई? 1935 में। भारत में 1936 में। तो 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के नेतृत्व में यह संस्था खुली और लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की और 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। अगला है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो सही जवाब है हिंदी अकादमी ने। हिंदुस्तानी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अकादमी या फिर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग द्वारा किया गया है। इस संस्था की स्थापना 1927 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 1927 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। अगला है, लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी, इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ भी। उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया में 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू दीदी 1955 सिलेबस में है ये वाला, और बकरी भी। बाबर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद और उड़ान भी है। मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन अधूरा। राम कुमार वर्मा, कौमुदी महोत्सव 1954। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई थी और 36 में भारत में हुई थी। अगला है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब है हिंदी अकादमी ने हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था।
इसका यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़ाई के नाटककार कौन है। तो आज हम 25 क्वेश्चन ही देखते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो लड़ाई के नाटककार आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। यहाँ पे आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक, उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक, मोहन राकेश के नाटक और राम कुमार वर्मा के, जो कि एक ही नाटक इनका प्रमुख है, कौमुदी महोत्सव 1952 का, यह आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है। तो इसका ऑप्शन है अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश या फिर निर्मल वर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह यहाँ पे देख सकते हैं, उदय प्रकाश के कहानी संग्रह देख सकते हैं, स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह देख सकते हैं और अखिलेश के कहानी संग्रह भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम इसलिए इसका वर्णन नहीं करते हुए चल रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हालांकि आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर चंद प्रकाश सिंह है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद प्रकाश सिंह, ताना बाना केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय, लौट अवधार 1995 का दूधनाथ सिंह का है, एक शमशेर भी है। अच्छा, 2012 का है, दूधनाथ सिंह का है। लौट अवधार और एक शमशेर भी है, दोनों दूधनाथ सिंह का है। और लौट अवधार 1995, एक शमशेर भी है 2012 का। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है। तो इसका सही जवाब है पंडित राज जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ जी का है। और इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं जो प्रमुख आचार्य हैं उनके क्या क्या कथन है। जैसे रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम जगन्नाथ का, तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का है, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का 14वीं सदी के थे। बार बार यह सब पूछा जाता है। तो जो प्रमुख है जगन्नाथ है, मम्मट है, भामा है, विश्वनाथ है, उनके यह पंक्तियाँ जरूर याद रखें जो आपके आचार्य हैं, संस्कृत आचार्य। अगला है 20वां झांकियाँ निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। यह पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके अलावा आप प्रभाकर माचवे की भी पंक्तियाँ देख सकते हैं। गा रे गा हरवाहे दिल, चाहे वहीं तान खेतों में पका धान। नरेश मेहता का यह सोच जूही से चांदनी, नवनवीन पंख कुंवर खोसे, डूबता दिन भीगती सी शाम, बंद कर दो काम लो विश्राम, है भारत भूषण अग्रवाल का है। अगला है निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन है आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवय नायिका भेद और विसल देव रासो। यानी जो पहले जिसकी रचना हुई, जिसका प्रकाशन पहले हुआ उसका, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले विसल देव रासो, फिर आखिरी कलाम, उसके बाद वैराग्य संदीपनी और अंत में बरवय नायिका भेद। इसका हम सन भी देख लेते हैं और इसके रचनाकार भी देख लेते हैं। विसल देव 1155 के, नरपति नाल इसके रचनाकार हैं। आखिरी कलाम जैसा हम जानते हैं कि 1528 का मलिक मोहम्मद जायसी का है। वैराग्य संदीपनी 1557 का तुलसीदास का। बरवय नायिका भेद 1610 से 15 के बीच का है, रहीम दास का है, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन आपका कर्मवीर, आज विशाल भारत और जनसत्ता है। तो यही चार में से कौन पहले और कौन बाद में प्रकाशित हुआ। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले आज, उसके बाद कर्मवीर, फिर विशाल भारत और फिर जनसत्ता है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। आज का प्रकाशन वर्ष 1920 में है। संपादक बाबू विष्णुराव पराड़कर है। यह दैनिक प्रकाशित होता था बनारस से, वाराणसी से। कर्मवीर 1924 माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे हैं। यह साप्ताहिक जबलपुर से प्रकाशित होता था। विशाल भारत 1928 का है, बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक में मासिक, और यह कलकत्ता से प्रकाशित है। जनसत्ता 1930 का है और ओम थनवी के द्वारा यह प्रकाशित होता था। अगला है दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वह ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह होगा आपका रेणुका, फिर हुंकार दूसरे नंबर पे, इसके बाद रसवंती और चौथे नंबर पे उर्वशी आएगा। देखिए जो रेणुका 1935 का है, हुंकार 1939 का है, उर्वशी 1961 का है, ठीक है।
उर्वशी 1961 का है, रसवंती 1940 का है यहाँ पे, है ना। पहले रेणुका, हुंकार, रसवंती लगातार है, फिर लास्ट में आपका उर्वशी दिया है 1961 दिए गए ऑप्शन के अनुसार। बाकी इनकी दिनकर की रचनाओं के यहाँ पे आप सभी रचनाओं को आप देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है अंधायुग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल और भारत दुर्दशा। कौन किसका है और कब प्रकाशित हुआ था, इसको हम देखते हैं। जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी होगा, यानी सबसे पहले भारत दुर्दशा, उसके बाद प्रायश्चित, फिर अंधायुग, उसके बाद कोर्ट मार्शल है। अंधायुग और भारत दुर्दशा तो आप सभी को पता होगा। भारत दुर्दशा 1880 का भारतेंदु हरिश्चंद्र का, प्रायश्चित 1913 का जयशंकर प्रसाद का है, अंधायुग 1955 का धर्मवीर भारती का है, कोर्ट मार्शल 1991 का स्वदेश दीपक का है। तो यही क्रम है, भारत दुर्दशा और अंधायुग, ये दोनों आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। आज का आखिरी क्वेश्चन 25 प्लस आखिरी मतलब 25, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित आलोचकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है सबसे पहले आएंगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी डॉक्टर देवराज, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, फिर विजय देव नारायण शाही, उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी आएंगे। तो डॉक्टर देवराज का 1917 जन्म है, लक्ष्मीकांत वर्मा का 1922, विजय देव नारायण शाही का 1924, रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1931 है। अगला क्वेश्चन है 26 उपन्यास का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रकांता आएगा सबसे पहले, फिर तितली, उसके बाद नदी के द्वीप और लास्ट में आपका कसप आएगा। कौन किसका है, कब है प्रकाशन वर्ष देखते हैं। चंद्रकांता 1888 देवकीनंदन खत्री का, तितली 1934 जयशंकर प्रसाद का, नदी के द्वीप अज्ञे का 1951 का, कसप मनोहर श्याम जोशी का 1982 का। इसको पहले ऐसे ही देना चाहिए कि इसके रचनाकार कौन है, फिर बाद में प्रकाशन। अगला है मतलब यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। सही अनुक्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पहले भग्नदूत, फिर मंजीर, उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है और लास्ट में आपका साखी आएगा। तो यही है इसका प्रकाशन। तो प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं और कौन किसका है यह भी देख लेते हैं। भग्नदूत आपका अज्ञे का है 1933 का, मंजीर गिरजा कुमार माथिर का 1944 का, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का 1964 का है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साखी विजय देव नारायण शाही का है 1983 का। काव्य संग्रह साखी शबद रामायणी या तुलसीदास अरे कबीर वाला नहीं है, बल्कि यह साखी आपका विजय देव नारायण शाही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।